प्यारे बच्चों, जीवीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार एक बार फिर आपके अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अतः मैं आशा करता हूं, बल्कि विश्वास के साथ कहता हूं कि आप यदि इन वीडियो को देखकर कड़ी मेहनत व विश्वास के साथ लगन से पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो देखिए, हम एक बार फिर स्टडी को अपनी को पुनः रूप से शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो पिछली वीडियो थी, पार्ट नंबर 1 बायोलॉजी, पार्ट नंबर 1 लेसन 9 की जो हमारी वीडियो फर्स्ट थी, उसमें हमने बहुगुणिता का अध्ययन किया। तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे प्रेरित बहुगुणिता। किसका? प्रेरित बहुगुणिता का। देखिए क्या होता है कि वहां पे हम बहुगुणिता पहले ही सीख चुके थे, तो यहाँ पे इन चीजों को शॉर्ट में समझते चलेंगे, बल्कि शायद कुछ चीजों को हम यहाँ पे दोबारा भी पढ़ सकें, तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई चीज छूटे ना, बल्कि हम उसको कितनी बार भी पढ़ लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए क्या होता है बहुगुणिता। किसी जीव की कोशिका में, अर्थात किसी जीव की कोशिका में दो या दो से अधिक सेटों का होना या पाया जाना। अर्थात तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी गुणों के लिए गुणसूत्रों का एक ही सेट पाया जाता है। क्या होता है, एक ही जोड़ा पाया जाता है, क्योंकि गुणसूत्र युग्म में विकसित होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, वो सेट दो या दो से अधिक बार पाए जाते हैं, अर्थात उनकी जो युग्मता है वह दो या दो से अधिक युग्मों में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो रूप होते हैं गुणसूत्र का, वह बहुगुणिता कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात आई है प्रेरित की। किसकी आई है? प्रेरित की। तो प्रेरित का काम जो होता है वह होता है मनुष्य का। किसका होता है? मनुष्य का। जब मनुष्य के द्वारा किसी जीव के अंदर एक या एक से अधिक सेटों को प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा बहुगुणिता का गुण उत्पन्न करा दिया जाता है, तो उसको प्रेरित बहुगुणिता या कृत्रिम बहुगुणिता कहते हैं। क्या होता है, दो या दो से अधिक सेटों का पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। पादपों में कृत्रिम रूप से बहुगुणिता कराना, अर्थात मनुष्य के द्वारा जब बहुगुणिता को विकसित किया जाता है किसी जीव में, किसके द्वारा? कृत्रिम कहते हैं मानव को। किसको कहते हैं? मानव को। तो मानव के द्वारा जब बहुगुणिता उत्पन्न कराई जाती है तो वह प्रेरित बहुगुणिता कहलाती है। देखिए, प्रेरित बहुगुणिता के हमारे बहुत बड़े स्तर पर कई लाभ होते हैं। क्या होता है, प्रेरित बहुगुणिता के द्वारा पौधे की कई किस्मों में बेहतर गुणधर्मों को, वांछित गुणधर्मों को क्या किया जाता है? विशिष्ट रूप से उगाया जाता है या उनको स्पष्ट किया जाता है। क्या होता है, देखिए कभी कभी भाई गुणसूत्रों के कारण क्या होंगे, हमारे कुछ गुण पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। कोई विशेष गुणसूत्र ही गुणसूत्रों के स्पेशल गुणसूत्रों में कुछ विशेष प्रकार के जीन होंगे, और जीन क्या होंगे, हमारे जो पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं उनके उत्तरदायी कौन? हमारे जीन हैं। तो इस स्थिति के लिए क्या करते हैं, जो बहुगुणिता में जब एक बार से ज्यादा गुणसूत्र होंगे तो ज्यादा जीन स्पष्ट होंगे। जब ज्यादा जीन स्पष्ट होंगे तो वही गुण क्या होगा, एक से अधिक बार विकसित होगा। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पौधे में बहुगुणिता के कारण ज्यादा स्वस्थ बड़े पुष्प, मान लीजिए ज्यादा जीन आ गए हैं गुणसूत्रों के कारण, तो बड़े पुष्प हो जाएंगे, या फिर बड़े फल हो जाएंगे, या उनके क्या हो जाएंगे, बड़े बीज बन जाएंगे। इसके कारण इनकी अनुकूलन क्षमता भी विशेष तौर पर बढ़ जाती है। जब अनुवांशिक गुणों में दो विभिन्न संयुग्मजी, अर्थात इनको देखो विकसित कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको संयुग्मजन को पहले भी बता चुका हूं कि जब स्वयंपरागण के द्वारा संयुग्मजन को विकसित किया जाता है, अर्थात उसकी संयुग्मजी जो क्या नाम है, हमारी संयुग्मजी, उनको किस्मों को विकसित किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, अनुवांशिक गुणों में जब दो भिन्न भिन्न अंत किस्मों को आपस में संकरण कराते हैं तो उनके अनुवांशिक गुण अलग अलग होंगे। जब उनका हम क्या करा देते हैं, एक ही स्तर पर संकरण करा देते हैं, तो आने वाली जो नई पीढ़ी है, मान लो जैसे अलग अलग हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने अलग अलग प्रकार की अंतरा जातीय अलग अलग अनुवांशिक गुण वाली हैं, उनके बीच हमने यहाँ पे क्या करा दिया, संकरण करा दिया है। तो क्या होंगे, आप पहले ही जानते हैं कि उन दोनों के स्पष्ट जो गुण वो आपस में मैचअप करेंगे, अर्थात उनका वहां पे वो होगा, उनके गुणसूत्र आपस में प्रविष्ट होकर क्रिया करेंगे। जब निषेचन के फलस्वरूप जो नई जो जाति बनेगी उसमें क्या होंगे, कुछ अलग प्रकार के गुणधर्म निकल के आएंगे, जिनसे क्या होंगे, कुछ हमें विशेष तौर पर स्पष्ट गुण भी निकल कर मिल जाते हैं, जिसका उपयोग हम बहुगुणिता के तौर पर भी कर लेते हैं। इसके कारण ये जो उत्तमता का गुण होता है वह संकरोच के कारण होता है, जिसको हिस्टोरिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिसिस, अर्थात संकरण के कारण कुछ विशेष प्रकार के जो गुण संततियों में जनकों से उत्पन्न होते हैं उनको संकरोच कहते हैं। तो देखिए आप इस अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और आपको कोई परेशानी है तो खासकर मैंने आपको बताया था कि आप सीधे तौर पर
कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारा जो उत्साह है और हमारे विश्वास के फलस्वरूप जो प्रतीक के रूप में आप हमें कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर कमेंट करें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग होती है बहुगुणित प्रजनन। जैसे कि आप बहुगुणित समझ चुके हैं, बहुगुणित प्रजनन। देखिए कुछ पिछली वीडियो के आधार पर मैं कुछ अपनी गलतियों को सुधार, कुछ तेजी या कुछ अपनी राइटिंग मेरी गंदी होने के कारण मैं उनको उनमें सुधार जारी रख रहा हूँ। तो इसलिए आप भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे सुधार करें, क्योंकि क्या होता है मनुष्य की प्रवृत्ति एक संग ये नहीं है कि वह सीधे तौर पर मतलब एकदम स्पष्ट हो जाएगा या एकदम पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो देखिए बहुगुणित प्रजनन क्या होता है, जीवों में 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों का पाया जाना बहुगुणित कहलाता है। जबकि ऐसे जीव जो स्वयं जो क्या करते हैं, स्वयं जिनमें बहुगुणित उत्पन्न होती है जन्म से ऑटोमेटिकली, यानी प्राकृतिक ही जिनमें क्या होती है बहुगुणित उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं स्वबहुगुणित। जबकि ऐसे पौधे स्वबहुगुणित कहलाते हैं और यह गुण स्वबहुगुणिता कहलाता है। देखिए इसके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, निम्न प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनेक नर युग्मकों द्वारा एक अंडे के निषेचन से। देखिए वहां पे क्या होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक मतलब जो मादा वाला भाग है वो एक ही, सिर्फ एक के साथ ही मतलब एक ही रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं वो एक से लाखों से करोड़ों एक साथ मतलब मिलन में भाग लेते हैं। मतलब संकरण के दौरान अनेक नर युग्मक लाखों से करोड़ों क्या करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं। देखिए ये मान लिया है ना नर वाला भाग, क्या लिया है नर, और ये मादा। क्या होता है जब आपने संगम किया तो नर वाले भाग से क्या होते हैं, जो नर वाला भाग है वो एक से अधिक मात्रा में इसके साथ संयोजन कर लेते हैं। इसके कारण भी क्या होता है, एक से अधिक गुणसूत्र का मिलना स्वैच्छिक होता है, अर्थात वांछित रूप से मतलब वह प्राकृतिक रूप से भी हो जाता है। इसके अलावा कायिक कोशिका के समसूत्री विभाजन में रुकावट आने से, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था आपकी कायिक 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, कायिक और लैंगिक। तो कायिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन रुक जाता है। जब समसूत्री विभाजन हमारा रुकेगा, मान लीजिए 2n लेकर चले हैं हम, जब इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ज्यों की तो भाग ले लेगा। मान लीजिए हमने 4n है, इसी में 4 गुणित मतलब कोई चतुर्गुणित है, अब उसमें क्या हुआ समसूत्र विभाजन रुक गया, तो 2n और 2n होने चाहिए थे। लेकिन जब समसूत्र विभाजन रुक जाएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए तो ये तो टूट गया समसूत्र विभाजन में, लेकिन ये नहीं टूटा, तो ज्यों की तो भाग ले लेता है उसमें, अर्थात उसके युग्म जब प्रोसेस होगी तो उसमें ज्यों की तो भाग लेगा। इसके कारण भी क्या होता है, हमारी मतलब जो बहुगुणिता है वह उत्पन्न हो जाती है। युग्मजों के अर्धसूत्री विभाजन रुकावट आने में, जब युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन है उसके रुकावट होती है, तो रुकावट के कारण भी फलस्वरूप क्या होता है, कभी कभी हमारी बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कुछ हम विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा प्रेरित करते हैं, जिससे भी क्या होता है हमारी बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको बहुत ही ज्यादा समझने वाली चीज है। 2 अलग अलग पादप जातियों से गुणसूत्रों के गुणन द्वारा उत्पन्न बहुगुणित पौधे पर बहुगुणित कहलाते हैं। अर्थात क्या करते हैं हम इन विशेष, अभी अब मैंने आपको पीछे बताया था कि विभिन्न प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे कि स्वस्थ पौधे, बड़े बीज वाले, बड़े पुष्प वाले, तो ये गुण क्या है हमारे लिए लाभदायक है। तो हम क्या करते हैं अपने कृत्रिम स्तर पर इनका बहुगुणन कराते हैं, अर्थात हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे पौधे प्राप्त करने चाहते हैं कि जिनमें बहुगुण की प्रवृत्ति हो और वह हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा लाभदायक हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 2 अलग अलग पादप जातियां लेते हैं, 2 अलग अलग पादप जातियां लेते हैं, यह अलग अलग है पादप जातियां, और क्या कराते हैं इनका गुणसूत्रों के सेट, मतलब जो इनके जो गुणसूत्र हैं उनके जो सेट है उनमें गुणन कराते हैं, अर्थात एक से अधिक गुणसूत्रों को लेकर उनके बीच जब प्रोसेस किया जाता है, जब उनके बीच जो मतलब बहुगुणन किया जाता है, उनको जो मिलाया जाता है, तो जो नए पौधे प्रकार के उत्पन्न होते हैं, यह क्या हो गया नर, और यह मादा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको इधर ले लीजिए, अलग अलग प्रजाति में जोन सा भी लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ वांछित गुण जो है स्पष्ट करने होते हैं। तो जब आप प्राकृतिक तौर पे मतलब जो अन्य जब क्या होता है इसमें प्राकृतिक तौर पे बहुगुणन कराया जाता है, तो यह जब बहुगुणिता स्पष्ट होती है, यानी किसी अदर के द्वारा जब बहुगुणिता को स्पष्ट करते हैं तो वह पर बहुगुणिता कहलाती है। क्या कहलाती है, पर बहुगुणिता, पर में से किसी अदर के द्वारा, पर में से किसी अन्य के द्वारा। जैसे कृत्रिम बहुगुणिता भी जो है पर बहुगुणिता की कारण ही होती है। देखिए इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल के आया जो आपको ध्यान देना है, बहुत ही मतलब एक विशेष बात निकल के आती है कि आखिर बहुगुणिता से लक्षण स्पष्ट क्यों होते हैं। तो इन बातों को हम देखिए बायोलॉजिकल वे में सोच के चलते हैं तो बहुत सारे लक्षण स्पष्ट होते हैं। द्विगुणित पौधे की अपेक्षा
बहुगुणित पौधे में जीन विनय के अवसर अधिक होते हैं। भाई द्विगुणित में क्या होगा, जब आपने द्विगुणित ले रखा है तो 2n होगा, तो उनका विभाजन होकर जब उसमें भाग ले रहा होगा। जबकि बहुगुणित पौधे में क्या होगा, जबकि जबकि द्विगुणित में क्या होगा, जो ज्यादा बहुगुणित पौधे उसमें 2n भाग ले रहा होगा। तो जब 2n में, क्योंकि जीन विनिमय होता है भाई, एक दूसरे के जो अलग अलग प्रजातियां होती है जब वो एक जगह एक संरचना का निर्माण कर रही होती हैं, जब उनसे युग्मनज का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें जीन विनिमय होता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग डीएनए मिलकर एक नए प्रकार की अलग संरचना बना रहे हैं ना जनन में। तो उससे क्या होता है, जीन विनिमय के ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वह बहुगुणित में रहते हैं। इसमें रहते हैं बहुगुणित में, जबकि एक गुणित या द्विगुणित में यह चांसेस ज्यादातर कम रहते हैं। कैसे रहते हैं, कम, और इसमें क्या रहते हैं, ज्यादा। इसके कारण जब ज्यादा से ज्यादा जीन विनिमय मिलेंगे तो इसके कारण ही हमारे ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट लक्षण निकल के आते हैं। तो देखिए कुछ हम विशेष प्रकार के त्रिगुणित, द्विगुणित और चतुर्गुणित पौधे के संकरण कराकर इस प्रकार के लक्षणों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाते हैं और उनका अपना दैनिक जीवन में बहुत अधिक फायदे उठाते हैं। जैसे कि आपने द्विगुणित पौधे का सबसे अधिक प्रयोग जो किया जाता है वो बीज रहित पौधे पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, बीज रहित पौधे पर। देखिए आपने केला देखा होगा, केले की अनेक जो प्रजाति होती है, भाई केला आपने देखा होगा बीज रहित है, उसमें क्या है, जड़ से आप उसको जो लैंगिक मतलब कायिक अवस्था है उसकी कायिक अवस्था से अलग कर लेते हैं और उसकी जड़ से जो निकली हुई जो संरचना होती है उसको बोकर एक नए पौधे का जन्म कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि केले के पौधे में अनेक बीज रहित प्रजातियां त्रिगुणित होती हैं, अर्थात वो क्या होती हैं, वो एक ही प्रकार के जो लैंगिक जनन द्वारा वहां पर जो मतलब जो उसका जो गुणन है वो बार बार होता रहता है। तो गुणन होने के कारण वहां से त्रिगुणित रूप में पौधे की अवस्था पाई जाती है। त्रिगुणित पौधों में कई पौधों में संकरोज व फलों के आकार का निर्धारण होता है। अब इन गुणों के कारण, त्रिगुणन के कारण क्या होता है, फलों का निर्धारण, अर्थात फलों का जो निर्धारण या आकार जो होता है पौधे का वह उनके त्रिगुणन गुण पर डिपेंड करता है। देखिए थोड़ा सा त्रिगुणन को यदि हम एक डायग्राम पे शो करें कि किस प्रकार से पौधे की त्रिगुणन अवस्था निकल के आती है तो ये भी हम आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी द्विगुणित, उसी जाति के द्विगुणित वाला पौधा भाग ले रहा है, इसके अलावा यहाँ पर चतुर्गुणित होगा, चतुर्गुणित। तो देखिए यहाँ पे जब चतुर्गुणित होगा तो यहाँ पे क्या, जब युग्मक का, जब आपको बता रखा है कि जब युग्मक में भाग लेगा युग्मक बन के तो वो उसका विभाजन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, उसका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, 2n। जब दोनों के, मान लो इसकी पहली अवस्था में इसका विभाजन और इसका विभाजन, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुगुणित पौधे द्विगुणित के साथ संयोजन करवा रहे हैं, तो जब यह 2n और 2n भाग लेंगे तो क्या निकल के आएंगे, त्रिगुणित अर्थात 3n। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बहुगुणन कैसे होता है। ये वाला जो हमें अलग जो नर भाग ले रहे हैं, मादा भाग ले रहे हैं, वो एक से अधिक बहुगुणित होते हैं और बहुगुणित का जब हमारा क्या होता है, आधे भागों में बढ़ते हैं, ये भी आधे भागों में बढ़ते हैं। उसके साथ जब संयोजन करते हैं, इनका जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस के फलस्वरूप जो प्रजातियां निकल के आती हैं वह बहुगुणित निकल के आती हैं। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। लेकिन नेक्स्ट हेडिंग हमारा इन बहुगुणन के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, जैसे कि आपकी वर्तमान में आप सबसे ज्यादा इन कार्यों में व्यस्त हैं, जिससे बात करेंगे गेहूं की। किसकी बात करेंगे, गेहूं की। सबसे पहले बात डालेंगे गेहूं की उद्भव स्थिति पर, अर्थात गेहूं का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए थोड़ा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है आपको। तो बात चलेगी गेहूं की। किसकी चलेगी, गेहूं, वीट की, जो हमारा प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जानते हैं आप सभी, हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जो उपभोग करते हैं वो किसका करते हैं, गेहूं का। देखिए ये सब भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि गेहूं का उपयोग कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होता है। सबसे पहले बात करी जाए गेहूं के उद्भव की, तो लगभग 10,000 से 15,000 ईसा पूर्व। तो आप कौन सी ईस्वी चल रही है, आप जानते हैं 2020 चल रही है, तो लगभग उससे भी 10,000 यानी कि करीब 12 से 12,000 पहले की बात है। गेहूं की आइकॉन गेहूं नामक जंगली जाति की खेती की जाती थी। तो सबसे पहले जो इसका उद्भव माना जाता है वो किससे माना जाता है, आइकॉन से। किससे, आइकॉन से। आइकॉन प्रजाति होती थी जिसका वनस्पतिक नाम था ट्रिटियम बोएटिकम। क्या था, ट्रिटिकम बोएटिकम था। तो यहां से इससे क्या हुआ, देखिए आगे प्रोसेस हुई, जैसे जैसे इनमें द्विगुणित बहुगुणित या आने वाली नई नई प्रकार की जातियों ने संकरण किया और गेहूं का यहाँ पर हम उद्भव समझेंगे। तो क्या था, इस जाति के समांतर एक घेरोलू जाति पाई जाती थी, ट्रिटिकम मोनोटिकम। क्या पाई जाती थी, ट्रिटिकम मोनोटिकम। अब ये दोनों
ये दोनों कैसी थी, द्विगुणित जातियां थी, अर्थात ये मतलब इनमें क्या था, सीधा सीधा द्विगुणन था। और द्विगुणन के फलस्वरूप देखें तो किस प्रकार कितने जोड़े थे, 14, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 14। तो जब ये द्विगुणित थे तो टूटते तो कितने में टूटते, 7 में टूटते अपने भाई। जब इनका युग्मन हो जाता है 7 गुणसूत्र इसमें भाग ले रहे होते। तो तत्पश्चात इनकी संभावना की गई कि ट्रिटिकम मोनोटिकम का निषेचन एलिलोजप्स स्टेपलेटोपियस, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो हमारी इसकी समांतर प्रजाति थी, क्या थी, ट्रिटिकम मोनोटिकम का निषेचन एजिलोप्स स्पेलेटोयाडिस नामक घास से हुआ। तो इसका निषेचन किससे हो गया हमारा, इसका हो गया हमारा एजिलोप्स से। किससे, एजी। तो देखिए सबसे पहले जो इसका एक तरीके से पूरा डिस्कस लेकर चलेंगे। तो ट्रिटिकम जो इसकी समांतर जाति थी जिससे इसका वो हुआ है, ट्रिटिकम मोनोटिकम मोनोकोकम, सॉरी ट्रिटिकम मोनोकोकम का निषेचन सबसे पहले किससे हुआ है, एक विशेष प्रकार की घास थी जिसका नाम है एजिलोप्स स्पेलेटोयाडिस। तो देखिए एजिलोप्स से हुआ, हम ये शॉर्ट में लेकर चलेंगे इसको, एजिलोप्स स्टेपलोप्स से हुआ। तो जब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जब घास से हुआ तो संकर से बंध जातियां उत्पन्न हुई। जब इनका संकरण आपस में हो गया, मतलब ये आपस में संपर्क आई होंगी वातावरण में, तो उनसे बंध जातियां बनी। इस प्रकार की बंध जातियां, विशेष प्रकार के पौधों का निर्माण हुआ होगा। इस जाति के कालांतर में बहुगुणन हुआ। यही जाति जो थी इसका कालांतर में क्या हुआ, बहुगुणन हुआ आपस में, अर्थात बार बार इनमें एक ही गुण क्या हो गया, एक ही गुण के फलस्वरूप जो प्रजनन में बहुगुणन हुआ होगा। तो इस बहुगुणन के फलस्वरूप चतुर्गुणित गेहूं का निर्माण हुआ जिसके 28 गुणसूत्र थे। तो यही किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी चतुर्गुणन में। भाई इसमें बहुगुणन कैसे हुआ होगा, मान लीजिए 2n फिर दोबारा से भागे, 2n ने संयोजन किया तो 4n। तो इस प्रकार से बार बार बहुगुणन कर रहे होंगे और जिससे क्या रहा होगा हमारे, जिस तरीके से मान लीजिए इसमें क्या होगा, इनके पहले nn थे, फिर दोनों ने एक साथ कर लिया nn ने, तो मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया 2n फिर इस 2n ने भाग लिया तो वो 4n हो गया, फिर 4n ने भाग लिया होगा तो वो 8n हो गया होगा। तो इस तरीके से बहुगुणन बार बार होता रहा और जिसमें चतुर्गुणन तक हम इसको याद रखते हैं या इसका चतुर्गुणन तक अनुमान लगाया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या था, इसमें 28 गुणसूत्र थे। इसमें कितने थे, 28 गुणसूत्र। इस जाति को ट्रिटिकम टर्जिडम कहा गया, जो एक महत्वपूर्ण हमारी गेहूं की प्रजाति स्पष्ट हुई। क्या था इसका नाम, ट्रिटिकम टर्जिडियम, टर्जिडम। तो देखिए टर्जिडम जो विकसित हुई थी वो दोनों घास और उसके संयोजन से हुई थी। इसकी समांतर जाति ट्रिटिकम ड्यूरम किससे हुई, टर्जिकम की ड्यूरम। इसकी एक समांतर जाति, जैसे कि पहले वाली की जाति ट्रिटिकम मोनोटिकम थी, अब उसके ट्रिटिकम से एक विशेष प्रकार की जाति थी ट्रिटिकम ड्यूरम। अब इसका संक्रमण दोबारा से किससे हो गया, एजिलोप्स एक नई प्रकार की घास जो एजिलोस टर्मिजम था, इसकी एक विशेष जाति क्या थी, समांतर जाति ड्यूरम। अब इस ड्यूरम का जो संकरण था, संकरण किसके साथ हो गया, इसका संकरण हो गया आपका एजिलोप्स स्काइवरोसा, इसके साथ हो गया एजिलोप्स स्काइवरोसा। ये आपको ये ध्यान रखने दोनों, सॉरी एजिलोप्स स्काइवरोसा। और जब इसके साथ हुआ तो इसमें द्विगुणित, अर्थात वही पद्धति निकल के आई इसमें, फिर दोबारा से जब इनके संयोजन हुआ तो इसमें 14 गुणसूत्र वाली द्विगुणित नई प्रजाति का जन्म हुआ। जो भी इस संकरण से त्रिगुणित बंधे प्रजातीय संतान उत्पन्न होती हैं, अर्थात त्रिगुणित बंधे इनसे उत्पन्न हुई, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 स्पष्ट थी, जिनके विकास के दौरान जैसे आपस में इन्होंने संकरण किया या बहुत सारी लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस करी तो बहुगुणिता उत्पन्न हो गई, अतः यह द्विगुणित गुणसूत्र 42 युक्त हो गए। इस प्रकार जब इनमें बार बार 14 से बार बार स्पष्ट होते चले गए, तो जब इनमें द्विगुणन होता चला गया तो ये 7 से बार बार करते करते 42 गुणसूत्रों तक स्पष्ट होते चले गए। गेहूं की वर्तमान किस्म में प्रयोग की जाने वाली जाति ट्रिटिकम एस्टावाइम है, जिसको आप याद रखेंगे जो षटगुणित है। वर्तमान में जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो कौन है, ट्रिटिकम एस्टावाइम। ये आपको ध्यान रखना है, एस्टावाइम जो कैसी है हमारी, जो है हमारी षटगुणित, कैसी है, जिसमें षटगुणित है, जिसमें 6 बार से अधिक ज्यादा गुणसूत्र हुआ है। तो पूरी आपको प्रोसेस मैंने इस तरीके से समझा दी। आप चाहें तो देखिए आपके में मैप भी दिया है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि इसमें ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको इसमें प्रोसेस को द्वारा समझा दिया है, तो आप समझ चुके होंगे। वैसे चाहे तो एक बार आप डायग्राम पर इस चीज को अप्लाई करके आसानी से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग चलती है, पादप प्रजनन का क्या महत्व निकलता है, अर्थात वास्तव में पादप प्रजनन से हमारे क्या फायदा होता है या क्या स्पष्ट होता है, यानी हमारे क्या लाभ होता है। तो देखिए सबसे पहले है
पादप प्रजनन में वांछित गुणों का क्यों करते हैं भाई हम पादप प्रजनन को, या नई नई वांछित जो लैंगिक प्रजनन की विधियां हैं, या आपने जो हमारे जैविक क्रिया विधि जो जैविक विधियां हैं उनको क्यों उपयोग करते हैं पादप प्रजनन में, क्यों, क्योंकि अपने फायदे के लिए। अर्थात यदि उच्च गुणवत्ता होगी, या इसके साथ साथ यदि उच्च गुणवत्ता होगी और इसके साथ साथ क्या होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, तो उससे फायदा किसका होने वाला है, हमारा। यदि उत्पादन की मात्रा अधिक होने वाली है तो इन दोनों प्रोसेस से हमारा किसका फायदा होने वाला, हमारा। तो ऐसी स्थिति में हम पादप प्रजनन का उपयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पादप प्रजनन का जो प्रमुख पॉइंट निकल के आता है वो है उत्पादन में वृद्धि। क्या होता है प्रमुख लक्षण, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। देखिए सबसे पहले किसी भी पादप के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट निकल के आते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा में उत्पादन मिले। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, जनसंख्या आप ही देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके जो आपका परिवार था वो धीरे से धीरे वंश स्कूल में कन्वर्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, इसी प्रकार देश की जनसंख्या भी यथाशीघ्र रूप से बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पादप प्रजनन से यह उद्देश्य रखते हैं कि पादप में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। अतः हमारा इस प्रोसेस को करने के लिए हमने एक अपनी नई योजना बनाई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। क्या था जिसका नाम, हरित क्रांति, जिसको कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए क्या होता है हरित क्रांति में सबसे पहले भारत में मतलब जो सबसे पहले गेहूं को जो विकसित करने की प्रोसेस की गई थी वो हरित क्रांति के द्वारा ही भारत में की गई थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने गेहूं की 551 किस्मों में से NP4, NP52, कल्याण सोना आदि ऐसी उच्च किस्में तैयार की जो क्या थी, जो गेहूं की अतिरिक्त इसके अलावा गेहूं और मक्का व गन्ना की भी किस्में तैयार की। तो हरित क्रांति क्या थी, एक कृषि संबंधित एक ऐसी योजना जिसमें गेहूं, धान, मक्का और गन्ना को हम उच्च विकसित किस्मों के द्वारा उत्पादन के लिए विकसित की गई थी। देखिए इसका दूसरा फैक्ट निकल के आता है गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, किसी के गुण में सुधार। जैसे कि बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उसका लंबापन, उसके पौधे का आकार, उसका रंग रूप, ये सब क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो हमारा दूसरा जो पादप प्रजनन का महत्व था वो था गुणवत्ता। पादप प्रजनन में हम स्वेच्छा से पौधे के श्रेष्ठ गुणों का विकास करके पौधों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं पादप प्रजनन में जो हम संकरण कराते हैं या बहुत सारी जो हम लैंगिक जनन की विधियों में फेरबदल करते हैं या उनके आनुवंशिक गुणों से छेड़खानी करते हैं, उनका मेन जो उद्देश्य रहता है वह उनके गुणधर्मों में सुधार रहता है। जैसे कि आप जानते हैं उनके जीनों से बार बार परिवर्तन करना या उत्परिवर्तन कराना, उनके लक्षण स्पष्ट निकल के आते हैं जिससे गुणवत्ता में अलग अलग विशेष प्रकार के परिवर्तन निकल के आते हैं। फसली पौधों की गुणवत्ता में सुधार का अर्थ है पैदावार, रोग प्रतिरोधकता आदि। क्या होता है, जो पैदावार होगी उसमें रोग कम से कम लगे, अर्थात जो हमारी फसल है उसमें रोग क्या हो, कम से कम हो। ये भी हमारे गुणवत्ता के आने वाला एक प्रमुख तथ्य होता है। जैसे कि चने की G24 किस्म का दाना गहरे भूरे रंग का होता है, जबकि PV7 इसके साथ संकरण PV7I58 G17 के साथ इसके संकरण से C158 C132 जैसी गुणवत्ता संकरण युक्त विकसित की गई हैं। अर्थात एक दूसरे के साथ संयोजन करके उनसे विशेष प्रकार के गुणधर्मों को मिला के नई प्रतिरोधकता फसलों का उत्पादन किया गया है। प्रतिरोधकता अर्थात किसी चीज को रोकने के लिए अपने द्वारा विकसित की गई क्षमता को प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रोग। नंबर 3 आता है रोग एवं पीड़क। रोग एवं पीड़क होता है पीड़ा देने वाला, पीड़क प्रतिरोधकता, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। प्रतिरोधकता पौधे में विषाणु, जीवाणु, कवक। जैसे कि आप जानते हैं सूक्ष्म जीवों में जो विषाणु, जीवाणु और जो कवक सवाल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न करके ज्यादा से ज्यादा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आलू में अंगमारी। आलू में क्या होता है, उसका जो अंग है जो वह विकसित कम होते हैं और वह छोटे रूप में विकसित नहीं हो पाता और पौधे अंत में पौधा नष्ट हो जाता है। इसके अलावा गन्ने में लाल विलगन आपने देखा होगा, रेड रोट, उसके बीच में से लाल लाल पड़ने लगता है जैसे आप उसको खाते हैं। काले किट, काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये सब रोग जो कवक जनित होते हैं। अतः पादप प्रजनन द्वारा पौधे की रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा पादप होता है
उसमें ऐसी प्रजातियां विकसित की जाती हैं या उसके अंदर ऐसे स्वतः जनित गुण घेरे जाते हैं जिससे वह इन गुणों से विषाणु और जीवाणु और कवक से खुद अपनी रक्षा कर लेता है। जैसे कि गेहूं की C28 228 और C253, जबकि चने की GP17 और GP24 ये फसलें हमारे विशेष तौर पर पीड़क प्रतिरोधकता के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा हमारा पादप प्रजनन का एक और उद्देश्य रहता है जो कि हमारे भारतवर्ष में प्रमुख तौर पर प्रयोग किया जाता है, वह है आपका विशेष मृदा या विशेष जलवायु हेतु किस्म। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं मिट्टी या जलवायु के लिए अलग अलग फसलों के प्रकार, मिट्टी व जलवायु। भाई क्या होता है, भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती है। भारत एक बहुत बड़े भूभाग के अंतर्गत आता है, तो इसमें कई 6 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं और बल्कि जलवायु हर विशेष क्षेत्र के अंतर्गत बदल जाती है। तो इस उद्देश्य को रखते हुए हमारे जो कृषि संगठन हैं या विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को विभिन्न तौर पर ध्यान रखा है। और भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु या मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, अर्थात इनको ध्यान में रखते हुए हमारे पादप प्रजाति की ऐसी किस्में, अर्थात हम क्या करते हैं पादपों को इस हिसाब से विकसित करते हैं कि वह किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को क्या कर सके, सूट का मतलब अनुकूलन कर सके। जैसे कि पंजाब की मृदा मूंगफली की वृद्धि के लिए अनुकूलित नहीं है। क्या होता है, पंजाब की जो मृदा मूंगफली की जो वृद्धि होती है वह अनुकूलित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पादप प्रजनन मूंगफली की ऐसी किस्म विकसित करते हैं जो पंजाब की रेतीली मिट्टी है उसको भी सूट कर सके। अर्थात मूंगफली क्या थी, वह रेतीली मिट्टी मतलब जो पंजाब की रेतीली मिट्टी को शूट नहीं कर रही थी, तो हमने उसमें ऐसे विशेष प्रकार के गुणधर्म विकसित करे जिससे क्या हुआ, मूंगफली की जो, देखिए दोबारा से समझिए इस बात को, पंजाब की मृदा मूंगफली की वृद्धि के लिए अनुकूलित नहीं है। अर्थात पंजाब की मिट्टी में मूंगफली उपज नहीं सकती थी, अर्थात मूंगफली के लिए वह अनुकूलित दशा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हमने मूंगफली की ऐसी प्रजाति नहीं विकसित करी जो ऊसर व रेतीली मृदा में भी उग सकती थी। क्या होती थी, ऊसर यानी उठेली और रेतीली जो ऊपर की भाग है उसको ऊसर कहते हैं, ऊपर वाली कर्णिका भाग वाली कर्णयुक्त और रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उग सकती थी। अब बात करेंगे हरित क्रांति की, जो आपको ध्यान से सुननी होगी। आप समझ चुके होंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य। ये वैसे भी आप अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र व दैनिक क्षेत्र में आपने देखा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फसलों या कृषि से संबंधित रहते हैं, तो यह मतलब पाठ आपके ज्यादातर दैनिक जीवन या अपनी दैनिक क्रियाओं से संबंधित है, या उनको भी आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि किस प्रकार हम फसलों की नई नई वैरायटी में नए नए उनका उपयोग कर रहे हैं। देखिए बात आती है हरित क्रांति की। अब एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ हरित क्रांति क्या थी। भारत सरकार ने आजादी के बाद विभिन्न खाद्य फसलों को अति शीघ्र या विकसित करने के लिए या भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा खाद्य संसाधनों को उपयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार की योजना का गठन किया, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। इसमें गेहूं, मक्का, धान, गन्ना आदि को विकसित करने के लिए एक योजना तैयार की गई, जिसको क्रियान्वित करने का प्रमुख कार्य हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखा जाए, यदि प्रमुख तौर पर इसके जो जनक माने जाएंगे वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन व डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाएंगे। देखिए दोबारा से एक बार समझते हैं क्या होता है। देखिए आप जानते हैं भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भाई भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत की जो सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 33% आय और समष्टि की लगभग पूरी जाति की लगभग जो 62% प्रतिशत जनता के जो रोजगार है कृषि से प्राप्त होता है। भाई भारत की जो ज्यादातर देखा जाए तो भारत पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 75% जनता किस पर डिपेंड करती है, वो कृषि पर डिपेंड करती है देखा जाए तो। अब ऐसी स्थिति में स्वतंत्र प्राप्ति के समय देश में, मैंने आपको बताया था कि देश में इस स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई, क्योंकि कृषि योग्य भूमि सीमित थी, जबकि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय हमारे पास उत्पादन लगभग
बहुत कम था, अर्थात हमारे पास अल्प था। बहुत उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हमारे पास जो भूमि थी उसमें उत्पादन बहुत ना के बराबर था। तो ऐसे स्थिति में इस भूमि का अधिक सदुपयोग कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन व ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए एक 1960 में एक योजना बनाई गई, या पादप प्रजनन या हमारे जीव विज्ञान की विधियों को विकसित कर एक योजना बनाई गई, जिसमें गेहूं, मक्का, धान आदि की उन्नत संकर किस्में विकसित की गई, जिनसे क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा खाद्य संसाधन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा पादप प्रजनन के तिकबोनी गेहूं समूह द्वारा होती है। अर्थात सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की थी वो डॉक्टर किसने करी थी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। डॉक्टर नॉर्मन ने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था? मैक्सिको के थे वो। मैक्सिको में से उन्होंने क्या किया था? गेहूं की एक त्रिक बोने समूह को उत्पन्न किया था, अर्थात त्रिक बोने वाली प्रजाति को विकसित किया था। अब यह प्रजाति क्या थी? क्योंकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार की सहायता से वैज्ञानिकों ने इसे भारत में लाकर विकसित किया। और इसमें दो प्रकार की प्रजातियां, सोनालिका और कल्याण सोना, कई वर्षों तक उच्च उत्पादन करती रही, जो कि हरित क्रांति के फलस्वरूप ही विकसित की गई थी। अब हरित क्रांति का जो भारत में श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन M.S. स्वामीनाथन ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर हरित क्रांति में अनेक पदों को महत्वपूर्ण रूप से निभाया, और इसके लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम गेहूं की करेंगे। गेहूं में किस प्रकार से हरित क्रांति का विशेष प्रभाव पड़ा। तो देखिए जरा गेहूं को समझेंगे। अभी वैसे हम इसको गेहूं के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। गेहूं आप जानते हैं हमारे भारत में प्रमुख तौर पर खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। भारत में गेहूं प्रोन्नत किस्मों को विकसित करने का श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों जाता है। दिल्ली यानी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली विशेष तौर पर इसमें इन्वॉल्व होकर उसने हमारे गेहूं की प्रजाति को उन्नत किस्मों का विशेष दर्जा हासिल किया है, या उस जो भूमिका निभाई है मुख्य तौर पर वो किसने निभाई है? IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो देखिए सबसे 1960 में जब भारत में गेहूं का जो उत्पादन था वो 11 मिलियन टन था, जबकि 2000 में बढ़कर यह 75 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया? 75 मिलियन टन। तो इसका जो प्रमुख श्रेय जाता है वो IARI को जाता है, जिसने प्रमुख तौर पर भूमिका निभाकर एक उन्नत किस्मों को विकसित कर भारत में इसकी अतिशीघ्र वृद्धि की। मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की बोनो किस्मों का विकास किया, जो कि आप पहले बता चुके हैं। अर्थात इन बोनो किस्मों से भारतीय वैज्ञानिकों ने देसी किस्मों के साथ संकरण करा के जो मैक्सिको की जो प्रजाति थी उनका इंडियन जो हमारी जो प्रजातियां थी उनके साथ संकरण कराया, और नई नई जातियों के द्वारा विशेष प्रकार के गुणधर्म या उन्नत किस्मों को विकसित किया, जिनसे क्या हुई? गेहूं की अनेक प्रकार की नई प्रजातियां विकसित हुई। तो यहाँ पे क्या था? मैक्सिको की नई प्रजातियां और इंडियन के बीच संकरण कराया गया, जिससे नई उन्नत जातियां विकसित हुई। तो हरित क्रांति का प्रमुख सिद्धांत भी यही था कि विदेशी संकरित जो प्रजनन विधियां थी या विदेशी संकरित प्रजातियों के द्वारा भारत में उनको विकसित किया जाए। जैसे बोनी किस्म जैसे लेरमा रोजो के जीन में गेहूं की गेरुआ रोग को विकसित करने की क्षमता के कारण नई किस्मों में रोग द्वारा होने वाली क्षति की बहुत कम हानि हुई। किसी फसल में क्या होता है? किसी का विशेष गुण पाया जाता है, जैसे कि लेरमा, क्या नाम है इसका? लेरमा रोजो में क्या था? विशेष तौर पर जो हमारा गेहूं में गेरुआ रोग हो जाता है, जो गेरुआ कलर आना शुरू हो जाता है, वह विशेष तौर पर गेरुआ बनता चला जाता है और एक स्थिति में वह पौधा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो उसको विकसित करने वाले विशेष जीन थे। अब उन जीनों को अदर फसलों के साथ संकरित कराकर, तो संकरण कराएंगे तो वह जीन उसमें ट्रांसफर करेंगे, तो उसको अदर फसल के साथ संकरित कराकर नई प्रकार की फसलें विकसित की गई। इसके कारण होने वाली क्षति के मतलब इसके कारण जो नई फसल होंगी वो अल्प मतलब प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा विकसित होगी, तो इससे हमारी विशेष प्रकार की फसलें विकसित हुई, जैसे कि सरवती, सोनारा, सोनालिका। ये क्या थी? हमारी विशेष प्रकार की फसलें, विशेष प्रकार की उन्नत किस्म तैयार की गई थी। देखिए गेहूं की उन्नत जातियों की बात करें तो गेहूं ट्रिटिकम एवस्टैम का अधिक उत्पादन करने के हेतु भारत में नई किस्मों को तैयार किया गया, और गेहूं की 4 बोनी किस्मों को जब
मैक्सिको से भारत लाया गया तभी अधिक उत्पादन विकास हुआ। अर्थात जब भारत में विदेशी किस्मों को लाया गया तभी उत्पादन में एकदम शीघ्र वृद्धि हुई, नहीं तो भारत की जो उत्पादन क्षमता थी वह लगभग बहुत ही कम थी, जो कि भारतीय लोगों के हिसाब से अपर्याप्त थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, जो मैक्सिको की जो प्रजातियां थी उनका परीक्षण व प्रजनन अपने संस्थानों व संगठनों में किया। क्या किया? उनका परीक्षण व प्रजनन अर्थात अनुसंधानात्मक प्रक्रिया शुरू करी और नई प्रजातियों का विकसित भारत में ही शुरू कर दिया, परीक्षण व प्रजनन। अब जैसे जैसे कृषि विश्वविद्यालय जैसे भारत में कृषि विश्वविद्यालय अनुसंगठनों ने इस कार्य को किया, तो इसके फलस्वरूप नई प्रकार की प्रजातियां विकसित हुई, जिसका सीधा श्रेय या सबसे पहले इसके जनक के रूप में विकसित अवस्था को की जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व डॉक्टर बी.पी. पाल को दिया जाता है, जिन्होंने IARI में गेहूं का केंद्र विकसित किया। तो जिसमें आप एक मुख्य सेंटर जानेंगे, वो आपको मैं बता चुका हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र रहा था। देखिए, भारत में विकसित की गई गेहूं की प्रमुख जातियों में कुछ विशेष प्रकार की जातियां, जिनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें आपको क्या करना है, खुद तौर पर एक विशेष उसका गुण होगा प्रजाति का, वो आपको खुद ही याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले में मैंने आपको भी बताया था लेरमा रोजो, क्या था? लेरमा रोजो। तो देखिए, भारत में विकसित की गई भारत की घेरोलू जाति से विकसित की गई संकरित प्रजाति थी, ये थी 64A, जिसका नाम हम उसकी मतलब गुण उनके अवस्थाओं पर रख देते हैं। यह गेहूं की बौनी किस्म थी। अब क्या थी? ड्वार्फ थी। अब ऐसी स्थिति में गेहूं के दाने छोटे व लाल रंग के होते हैं। यह किस्म कीट प्रतिरोधी होती है। तो इसमें क्या विशेष गुण निकल के आता है? कीट प्रतिरोधी। अर्थात जो किट्टा लगता है, जो गेहूं का काला रंग जो उसमें रस्ट पैदा हो जाती है, वह इसकी प्रतिरोधकता विकसित करने का इसमें विशेष गुण पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से सोनालिका S308 भी आप देख रहे होंगे। यह गेहूं की उत्तम व प्रसिद्ध बौनी किस्म है, जिसके दाने सुनहरे बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन यह कीट रोगों की प्रतिरोधी किंतु अनावृत स्मट प्रतिग्राही होती है। इसमें देखिए एक विशेष वो पाई जाती है S308 में। यह कीट प्रतिरोधी तो होती है, लेकिन इसमें अनावृत स्मट आ जाते हैं। अर्थात यह थोड़ा सा स्मट मतलब वह क्या हो जाता है, मतलब स्मट मतलब इसको थोड़ा सा अपना रूप छोटा कर लेता है। अनावृत रूप से इसमें स्मट आने शुरू हो जाते हैं। स्मट कहते हैं किसी भी बीच में थोड़ा सा आकार का विलोप हो जाना। तो देखिए, हर प्रकार की अपनी जाति की प्रतिरोधकता है और विशेष प्रकार के गुण है। जैसे कि कल्याण सोना, इसमें क्या थी? इसमें क्या था? यह किस्म S27 से उत्तर प्रदेश व पंजाब में विकसित हुई। यह फसल उच्च उत्पादन युक्त थी और यह किस्म किसानों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो आप इनको कर सकते हैं, जैसे कि प्रमुख तौर पर आप याद रखते हैं सरवती सोनेरा। तो देखिए, टेबल नंबर दी गई है आपको, नेक्स्ट इसको आप याद कर लीजिए। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप इनको याद ना करके इस टेबल को याद कर लें तो आपके लिए पर्याप्त रूप से प्रजातियों को याद करने में आसानी होगी, या आपके लिए नॉलेज के लिए पर्याप्त मात्रा होगी। तो देखिए, मक्का की उन जातियों की बात चलेगी। मक्का भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जैसा कि आप जानते हैं, मक्का, इसको कहते हैं मेज। तो देखिए, मक्का क्या है? मक्का में पैदावार, रोग प्रतिरोध व कीट प्रतिरोध व पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए नई किस्मों को विकसित किया जाता है। देखिए, मक्का क्या है? एक अल्प समय में तैयार होने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जिसने अत्यधिक शीघ्र रूप से वृद्धि की है। तो इसमें क्या करते हैं हम? ऐसी विशेष तौर पर इसकी उच्च गुणवत्ता, उच्च पैदावार व उच्च कीट प्रतिरोधकता इसको इसमें शामिल करके प्रमुख तौर पर इसमें अन्य गुणों को विकसित किया जाता है। देखिए, भारत में बहुत सारी प्रजातियां दी हैं, जिनका हम संक्षिप्त में वर्णन करके आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आती है शक्ति। आपने इसका नाम आसानी से सुना भी होगा। मक्का की यह किस्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में पाई जाती है। इसके दाने हल्के पीले व मुलायम होते हैं। शक्ति का जो भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। गंगा 5, यह क्या होती है? यदि गंगा 5 की बात करी जाए, यह किस्म 90 से 110 दिनों में तैयार होकर पककर तैयार होती है। यह नारंगी पीले रंग की होती है। इसमें इसके रंग कैसा होता है? हल्का सा नारंगी पीले। यह किस्म मुद्रो रोमेल आसिता व पतन के प्रतिरोधी होती है। गंगा 100, बाकी आप इनके पढ़ सकते हैं। देखिए, किसी की विशेष प्रजातियों जैसे कि गंगा 101 में विशेष गुण क्या है? यह किस्म 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।
अर्थात 3.5 महीने में यह पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके दाने गोलाकार में नारंगी पीले रंग के होती हैं। यह मुर्दोरोमिल, आशिता, पतन व अंगमारी व कीट के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो देखिए विशेष गुण पाए जाते हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए धान की बात चलेगी, आप देखा होगा कि धान भी हमारे यहाँ पर प्रमुख तौर पर बोया जाता है या उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में हमारे भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है। धान विश्व की प्रमुख फसलों में से एक है। जैसे कि जानते हैं कि हमारे संसार के प्रमुख खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो धान का किया जाता है, क्योंकि धान यानी चावल, जो हमारा जो चावल का मतलब विश्व का लगभग खाद्य पदार्थ का 70% जो भाग उपभोग होता है वह चावल के रूप में होता है। विगत 5 वर्षों में देखा जाए तो धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन तक पहुंचा है। इसका मुख्य कार्य, जैसे कि गेहूं का क्या था, IARI, आप इसको ध्यान रखना है, बी मेन पॉइंट है IARI, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गेहूं के लिए सेंटर बनाया गया था सबसे पहले हरित क्रांति के दौरान। इसमें प्रमुख इसके हमारे जो दोनों वैज्ञानिक थे, पॉल और स्वामीनाथन ने, दोनों ने इसमें रिसर्च सेंटर में प्रमुख वैज्ञानिक की भूमिका निभाई थी। इसलिए गेहूं के लिए जो विकसित की गई थी वो क्या गया था, कटक कहाँ है, ओडिशा स्थित केंद्रीय धान अनुसंधान, यहाँ धान की प्रमुख किस्में विकसित की गई। जैसे कि आपको जैसे साबरमती, यह 118 दिन में तैयार हो जाती है। यह बासमती की उत्तम किस्म है। जया, बाला और कृष्णा, यह भी आपने आसानी से सुनी होंगी या अपने दैनिक जीवन या अपने दैनिक क्षेत्रों या कृषि उसमें भी आपने आसानी से ध्यान दिया होगा। अर्धबामन धान की किस्मों में देखा जाए तो IR8, इसके अलावा थाइचुंग -1 से व्युत्पन्न किया गया है। ये किस्में क्रम से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस व ताइवान में विकसित की गई या विदेशी फसलें जिनको भारत में ट्राई करके इनकी अनेक संकरित प्रजातियां अनेक रूप से विकसित करके भारत में उगाई जा रही हैं। देखिए गन्ना की बात चले तो शॉर्ट में हम गन्ना की भी बातें करेंगे, क्योंकि गन्ना भी क्या है, देखिए गेहूं तक मक्का धान हमारे देखा जाए तो हमारे जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख तौर पर बोई जाती है। तो आप इनके तौर में विशेष जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको बेसिक तौर पर जानते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय एशिया की प्रमुख फसल है। एशिया के प्रमुख जो मैदानी भाग है उनमें सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है। आप जानते हैं भारतवर्ष में 3 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा इसकी खेती होती है। तो इसका जो विकसित करने का क्षेत्र है या इस पर जो अनुसंधान की प्रमुख क्रिया की जाती है वह गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा उन्नत किस्में प्रयोग की जाती हैं। तो कहाँ है इसका संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। उत्तर भारत में सैकेरम बेबेरी, देखिए इसको हम समझेंगे किस प्रकार से एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से विकसित करके किस प्रकार हम संकरित करके नए प्रकार की प्रजाति से लाभान्वित होते हैं। तो देखिए जैसे उत्तर भारत में एक प्रजाति थी जिसका नाम है सैकेरम बारबेरी। क्या था इसका नाम, सैकेरम बारबेरी नामक प्रजाति उगाई जाती थी, परंतु इसमें पैदावार और शर्करा की मात्रा बहुत कम थी। भाई पैदावार कैसी थी इसकी, कम, और जो शर्करा था वो कैसा था इसका, वो भी बहुत कम था। तो शर्करा और पैदावार कैसी थी इसमें, बहुत कम। जबकि एक अन्य प्रजाति देखी जाए तो दक्षिणी भारत में होने वाली प्रजाति सैकेरम, कौन सी थी, उस प्रजाति का क्या नाम है, सैकेरम ऑप्सिसिनेरम प्रजाति थी, दक्षिण भारत की है और ये उत्तर भारत की है। तो इसकी क्या विशेष क्वालिटी थी, इसमें पैदावार भी, कहीं तना मोटा, तना क्या था इसका, बहुत मोटा था। देखिए आप गुणधर्मों को इसलिए याद रखने हैं क्योंकि नई प्रजाति जो विकसित करेंगे हम उनके गुणधर्मों को देखेंगे कि वे हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इसमें क्या था, तना मोटा था, पैदावार भी बहुत अधिक थी। कैसी थी, पैदावार भी अधिक। जबकि शर्करा का अंश कहीं अधिक था। शर्करा मतलब इसमें जो मिठास की मात्रा थी, जो ग्लूकोज की मात्रा थी वह भी कहीं अधिक थी। तो देखिए इसमें पैदावार बहुत कम और शर्करा बहुत कम था, जबकि इसका तना मोटा, पैदावार अधिक और शर्करा बहुत ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ क्या कर दिया गया, इनका संकरण कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों गुण हमारे लिए यदि मिल जाएं तो इनसे होने वाली जो संकरित प्रजाति है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। तो ऐसी स्थिति में जब इन दोनों का संकरण कराया गया तो इनसे उच्च उत्पादन, वांछित गुणीय युक्त शर्करा की अधिक मात्रा, तने युक्त वाली
उच्च शर्करा, उच्च उत्पादन व उच्च उत्पादन में तना मोटा, तना जो उसका भाग होता है जिसको आप खाते हैं उसको तना कहते हैं, तना मोटा वाला भाग विकसित हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे गन्ने की है वो विशिष्ट प्रजातियां हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा देखा जाए तो जो प्रमुख तौर पर गन्ने की विकसित प्रजातियां हैं उनमें COC 6071, जैसे कि आपने सुना होगा कि अर्थ जैसे हमारे 79 बोरा है या 38 बोता है या 55 बोता है या 60 यूज कर रहे हैं या 60 या 69, इन सबको हम बोते हैं, आपने देखा होगा। ये सब क्या है, संकरित प्रजाति हैं जिनकी हम वैरायटी के अकॉर्डिंगली उनका नाम लेकर उनको संबोधित करते हैं। तो देखिए इसके अलावा गन्ने की जो विकसित प्रजातियां हैं उनमें वैरायटी में देखा जाए तो COC 6071, हम 6058 अन्य जातियां आती हैं। देखिए आपकी नेक्स्ट हेडिंग है चने की उत्पादकता किस्म। तो देखिए इनमें से आपको एक एक दो प्रमुख तौर पर याद होनी चाहिए, जिनके लिए आपको समझाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ये आपका याद करने का कार्य है। तो आप इसको अपने नोट्स में साथ के साथ उतारते चलें।